नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम नगरी में। आप सभी जानते हैं स्पेक्ट्रम का सीरीज चल रहा है और लास्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं नेहरू जी के बाद का भारत। ये बुक है नेहरू जी के बाद का भारत। जो पुस्तक है वो चैप्टर है वो 123 पेज का है। तो उसमें हमें कई भाग में 4-5 भाग में पढ़ना पड़ेगा। मैक्सिमम 4 या 5 भाग आएगा। तो भाग 1 पहले में तो हमने चर्चा की थी, समरी पढ़ा था कि हमें उस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। पूरे 123 पेज का समरी था। तो वीडियो अगर पहले के आपने नहीं देखे 38 चैप्टर और वो जो है समरी, अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो जाके जरूर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे जाइएगा तो लिंक है चैनल का, तो आप लोग उसे देख लीजिए। मेंस और पीटी दोनों की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, और मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं इसी बुक से। तो आधुनिक भारत के इतिहास के इस बुक में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं नेहरू के बाद का भारत, और इसमें जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं आज भाग वन में जो है हम लोग पहले प्रधानमंत्री के बाद यानी नेहरू जी के बाद जो प्रधानमंत्री बने थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री। उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरे दिन हम लोग इंदिरा गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये एक एक दिन हम लोग लेंगे इन सब, क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री थे। उसके बाद कुछ प्रधानमंत्री ऐसे भी है जैसे चौधरी चरण सिंह, इन्होंने कभी संसद भवन नहीं देखा था, बहुत ही अल्प समय के लिए थे। तो इन सबों को एक साथ हम लोग ले लेंगे, तो 4 या 5 भाग में आएगा। तो पीछे का वीडियो आप लोग जरूर देखिए आप लोग, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें मैंने बताई हैं कि क्या क्या हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, पूरा समरी। तो उसी समरी का एक भाग है भाग 1 जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं नेहरू के बाद का भारत, और बहुत ही महत्वपूर्ण और मज़ेदार चैप्टर है। आप लोग इसको जरूर देखिएगा और नोट्स जरूर बनाइएगा। आप लोग के ध्यान में जो है ये बस जाएगा और जानकारी भी मिल जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले प्रमुख तथ्य की ओर नज़र डालते हैं। प्रमुख तथ्य में क्या है कि 1964 में नेहरू जी की मृत्यु हो गई। उसके बाद गुलजारी लाल नंदा को अंतरिम प्रधानमंत्री चुना गया। ये स्थायी रूप से नहीं थे, लेकिन जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे इनको स्थायी रूप से प्रधानमंत्री बनाया गया। और अद्वितीय कार्यकाल का मतलब कि एक ऐसा प्रधानमंत्री कार्यकाल जैसा कि किसी प्रधानमंत्री का नहीं रहा है। जितने भी, चाहे वो 1 दिन के लिए बने हों, चाहे वह 10 साल के लिए प्रधानमंत्री रहे हों, ये व्यक्ति, ये पर्सनालिटी जो है लाल बहादुर शास्त्री केवल 2 साल के लिए प्रधानमंत्री रहे हैं, और 2 साल में इन्होंने अपने कार्यकाल में ऐसे ऐसे कार्य कर दिए जो कि अद्वितीय है। आज तक उसे ऐसा कोई नहीं कर पाया है। तो आशा करूंगा कि थोड़ी सी उत्सुकता आपकी बढ़ी होगी। आगे चलते हैं। तो देखिए, जब बात आई थी प्रधानमंत्री बनने की तो 2 लोग थे, एक तो मोरारजी देसाई और लाल बहादुर शास्त्री। ये 2 उम्मीदवार थे। क्या दिक्कत थी दोनों में? तो एक थे वरिष्ठ अनुभवी, मोरारजी देसाई वरिष्ठ थे, वृद्ध थे, अनुभवी थे, ईमानदार थे, और प्रशासनिक कुशलता इनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। फिर भी आप कहेंगे कि इन्हें प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया गया? तो इनमें एक कमी भी थी कि अनुदारवादी थे, यानी उदारता इनमें नहीं थी। कठोर स्वभाव के थे और दक्षिणपंथी थे, यानी क्षेत्रवाद भी बहुत करते थे। वहीं लाल बहादुर शास्त्री में केवल क्वालिटी थी, डिसक्वालिटी कुछ नहीं थी, खराब क्वालिटी कुछ नहीं थी। वो सौम्य थे, वो मृदभाषी थे, उनका लचीला स्वभाव था और साम्यवादी चरित्र था। इस कारण से इनको जो है प्रधानमंत्री के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। प्रारंभिक जीवन की अगर हम बात करें तो प्रारंभिक जीवन में देखिए, और शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, जन्म जो है उनका 2 अक्टूबर 1904 को हुआ। 2 अक्टूबर 1904, 2 अक्टूबर 1969 जो है गांधी जी का जन्म हुआ था। वहीं पे माफ़ कीजिएगा, 2 अक्टूबर को जो है गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 में, और 2 अक्टूबर 1904 को जो है इनका जन्म हुआ था। स्थापना जो है स्थान जो है कहाँ हुआ था? तो मुगल सराय, जो कि अभी उत्तर प्रदेश में है, लेकिन उस समय संयुक्त प्रांत में थी। उस समय कहाँ था ये क्षेत्र? मुगल सराय संयुक्त प्रांत में था। शिक्षा इनकी हुई थी काशी विद्यापीठ। काशी विद्यापीठ में इनकी शिक्षा हुई थी। विवाह हुआ था 1928 में ललिता देवी के साथ। दहेज में इन्होंने 5 गज खादी केवल लिया था, कुछ नहीं लिया था। इनको किसी चीज़ की लालसा ही नहीं थी। फटी हुई धोती पहनते थे। देश का आज जो है प्रधानमंत्री कोई भी बने, लाखों रुपए का सूट पहनते हैं, करोड़ों रुपए की गाड़ी में घूमते हैं, लेकिन इन्होंने सब कुछ लेने से इनकार कर दिया। बिल्कुल भी असुरक्षित रूप से घूमते थे। भारतीय सेवक संघ से ये जुड़े। असहयोग आंदोलन 1921 में भी ये थे। दांडी मार्च 1930 में भी इन्होंने भाग लिया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भी अपनी उल्लेखनीय भूमिका निभाई। तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण आंदोलन थे जिनमें इनका ये फ्रंटलाइन पे ये काम कर रहे थे।
उसके बाद राजनीतिक मार्गदर्शक जो है इनके कौन थे, पुरुषोत्तम दास टंडन, गोविंद वल्लभ पंत और JL नेहरू, ये 3 लोग इनके राजनीतिक मार्गदर्शक रहे। 1937 में संयुक्त प्रांत विधानसभा से ये निर्वाचित हुए थे। तो राजनीतिक सफ़र जो है इनका यहीं से शुरू हुआ था। 1937 से ही इनका राजनीतिक सफ़र शुरू हो चुका था। राजनीतिक यात्रा के बारे में बात करें तो यहाँ से अब सफ़र शुरू हो गया तो यात्रा भी होगी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब सफ़र शुरू हुआ तो उनकी यात्रा भी होगी। तो स्वतंत्रता पश्चात जो है वो मंत्री बने। कौन से मंत्री बने? सबसे पहले पुलिस एवं परिवहन मंत्री बने, पुलिस एवं परिवहन मंत्री। और पहली बार उन्होंने महिला कंडक्टर की नियुक्ति की, पहली बार उन्होंने महिला कंडक्टर की नियुक्ति की। और दूसरी उन्होंने महत्वपूर्ण काम ये किया कि जो लोग, जैसे उस समय क्या होता था, अंग्रेजों वाला जो है सिस्टम चल रहा था कि दंगा करे तो डंडे से मारो। यहाँ पे उन्होंने ऐसा नहीं किया। जो आप देखते हैं कि पानी का बौछार करके भीड़ को इतना तितर बितर किया जाता है, भगाया जाता है, इससे चोट नहीं लगती और भीड़ भी तितर बितर हो जाती है। तो डंडे के बजाय पानी से जो है भीड़ हटाने हेतु उन्होंने ऐसा कहा, क्योंकि ये पुलिस मंत्री भी थे उस समय। 1951 में उन्होंने क्या किया, ABCC, क्या है ये? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, ABCC, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे थे ये। 1951 में ही वो राज्यसभा सदस्य चुने गए और नेहरू काल में एक बार रेल मंत्री भी रहे थे वो नेहरू। ये राजनीतिक यात्रा मैंने बांट दिया है सारी चीज़ों को, समरी में मैंने सब कुछ भी बताया है, तो आप लोग पिछले का वीडियो जरूर देखिएगा। नेहरू काल में वो रेल मंत्री भी रहे थे। 1956 में वो रेल मंत्री से उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। 1961 में वो गृह मंत्री बने, होम मिनिस्टर बने। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना भी इन्होंने की थी। संचार मंत्री, वाणिज्य उद्योग मंत्री भी रहे। 1964 में वो प्रधानमंत्री बने। 1964 में जाके वो प्रधानमंत्री बने नेहरू जी की मृत्यु के बाद। तो अनुभव से ये भी कुट कुट के भरे हुए थे, लेकिन इनका व्यक्तित्व जो स्तर था वो काफ़ी ऊंचा था। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। बढ़िया से ध्यान से पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा आपको। इसलिए मैं क्या करता हूँ, एक बार समरी बताता हूँ, एक बार फिर उसको चैप्टर में डिटेल में लिखते हैं कि हम लोग क्या क्या इस चैप्टर पढ़ना है, और तब मैं शुरू करता हूँ। इससे आपके दिमाग में बैठता है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। अब देखिए, थोड़ा फोकस की कमी आ रही है, मैं फोकस ठीक कर लेता हूँ। प्रधानमंत्री काल में परिवर्तन और चुनौतियाँ। देखिए, प्रधानमंत्री बने तो ये एक ऐसे समय में प्रधानमंत्री बने थे जिस समय देश में बहुत ही विकट स्थिति थी, भुखमरी थी, किसान आत्महत्या कर रहे थे, देश बढ़ चुका था, पाकिस्तान और चीन जो है घुसपैठ कर रहे थे। ऐसी स्थिति में ये प्रधानमंत्री बने थे, और अच्छे अच्छे लोग बिखर जाते हैं ऐसी स्थिति में। इस व्यक्ति ने अपना बेस्ट दिया देश को। चलिए देखते हैं क्या किया। 9 जून 1964 में प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली। समाजवादी, लोकतंत्र, विश्व शांति, मित्रता पर उन्होंने जोर दिया। खैर, ये तो सभी देते हैं। भारत की स्थिति ये है कि उसने कभी खुद से किसी पे आक्रमण नहीं किया, घुसपैठ नहीं की, हमेशा विश्व शांति और मित्रता ही करना चाहता है। धर्मनिरपेक्षता को समर्थन दिया, धर्म को उन्होंने साइड रखा। पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने सलाहकार सचिव रखा, एक एडवाइज़र रखा, आज तक रखते हैं। तो वो प्रथा जो है इन्हीं का जो है शुरू किया हुआ है। और PMO जो आप लोग सुनते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्रधानमंत्री का कार्यालय, उसकी नींव भी इन्होंने ही रखी थी, पहली बार इन्होंने ही बनवाया था। चुनौती क्या था? जिस समय ये प्रधानमंत्री बने थे उस समय तत्कालिक कुछ चुनौतियां आ गई थी। जैसे मद्रास में हिंदी विरोधी हिंसात्मक गतिविधियां चल रही थी, व्यापक खाद्यान्न की कमी थी, खाने के लिए उतने खाद्यान्न नहीं थे, इतनी जनसंख्या थी, और दूसरा पाकिस्तान युद्ध सर पे था, यानी पाकिस्तान लगातार घुसपैठ का प्रयास कर रहा था। आर्थिक सुधार के बारे में बात करें तो आर्थिक सुधार का अग्रदूत बोला जाता है इनको। क्या बोला जाता है? अग्रदूत। इनको आर्थिक सुधार का अग्रदूत बोला जाता है। विकेंद्रीकृत शासन स्थापित करने का इन्होंने प्रयास किया। 1965 विकेंद्रीकृत का मतलब क्या होता है? केंद्रीकृत और केंद्रीकृत मतलब शासन सिर्फ एक के हाथ में, ऐसा नहीं था। छोटे छोटे टुकड़ों में उसने बांट दिया कि आप इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, आप इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, सबको कुछ कुछ अधिकार देना चाहा इन्होंने। 1965 में कृषि के आधुनिकीकरण तथा निजी क्षेत्र को उन्होंने स्वतंत्रता दी ताकि सुधार किस में हो? कृषि में हो। जय जवान जय किसान का नारा दिया, माने जवान
जो कि बॉर्डर पे लड़ता है, किसान जो देश में लड़ता है, दोनों को समान करके दोनों का जय जयकार किया इन्होंने। तो ये थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। बात करें हरित क्रांति और श्वेत क्रांति। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति की जरूरत क्यों पड़ी? श्वेत क्रांति दूध के लिए, हरित क्रांति खाद्यान्न के लिए, दोनों की ही भारी कमी थी। तो इन्होंने क्या किया, खाद्य एवं कृषि मंत्री उस समय थे सी सुब्रमण्यम। कौन थे? खाद्य एवं कृषि मंत्री थे सी सुब्रमण्यम। मुख्य समस्या क्या थी? भोजन की कमी और बड़ी ही विकट स्थिति थी। ICAR का उन्होंने पुनर्गठन किया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की रिसर्च कीजिए कि कमी कहाँ है। उनका कहना था लाल बहादुर शास्त्री जी का, या आप ही सोचिए कि भारत इतना बड़ा देश है, 1964 में इतनी जनसंख्या भी नहीं थी जो कि खेती करे आदमी और फिर भी खानदान कम जाए। तो समस्या कहाँ हो रही है? समस्या थी कि हम लोग जो थे अपने रूढ़िवादी जो विकल्प थे उन्हीं को यूज़ कर रहे थे, उन्हीं का उपयोग कर रहे थे, पुरानी चीज़ों को उपयोग कर रहे थे कृषि में। जो बोते थे, जो खाते थे वही बोते थे। मतलब उन्नत बीज नहीं था, उन्नत किस्म का जो है खाद नहीं उपयोग किया जाता था, पानी सही से नहीं मिलता था समय पर, कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा। तो इसके लिए जो है ICAR का पुनर्गठन किया गया। रिसर्च कीजिए भाई क्या कमी है, क्यों ऐसा हो रहा है। MS स्वामीनाथन द्वारा नॉर्मन ब्लॉक की एक टीम थी, उन्होंने क्या किया, उच्च किस्म के गेहूं के बीज से भारत सरकार को जो है अवगत कराया, मतलब बताया भारत सरकार को जो है बताया, और भारत सरकार ने सुना भी और उस पर जो है अपना निर्णय भी लिया। 1965 में क्या कहा गया, देखिए 1965 में 250 टन गेहूं की बीज की आयात की अनुमति मिली। मतलब 250 टन उच्च किस्म का गेहूं, उन्नत किस्म का गेहूं उन्होंने कहा कि अब मंगवाइए। हालांकि इसका प्रबल विरोध हुआ था। विपक्षी जो टीम है, पार्टी है, उसका तो काम ही है विरोध करना। उसने कहा कि हमारा देश इतनी गिरस्ती में पहुंच गया कि खाने को दूर हमें बोने के लिए भी दूसरी जगह से मंगाना पड़ रहा है। लेकिन शास्त्री जी ने कहा नहीं, ये ज़रूरी है, बोएंगे और अच्छे बीज होंगे तो फसल भी अच्छी होगी। उन्होंने अनुमति दी। 1965 में FCI स्थिति में आया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कि कभी अगर इमरजेंसी हो जाए तो देश में खाना स्टोर करके रखा जा सके, उनको इमरजेंसी में उपयोग में लाने के लिए। उसके बाद दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय अभियान चलाया गया। 1964 में कंजारी में अमूल की कैटल फीड फैक्ट्री, कैटल फीड मतलब जहाँ मवेशियों को खिलाते हैं, उसकी फैक्ट्री जो है लगाई गई। वर्गीज कुरियन का सहयोग मिला और सहयोग से जो है 1965 में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना हुई। तो आपको बता दूं दोनों का रिजल्ट क्या हुआ। ये जो प्रयास हुआ खाद्यान्न के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, और ये जो प्रयास हुआ दूध के क्षेत्र में, दोनों ही ने क्रांति ला दिया। हरित क्रांति को वहीं सफलता मिली, श्वेत क्रांति यानी दूध के क्षेत्र में नंबर 1 पे हमारा देश आ गया। तो कितना बड़ा काम किया उन्होंने। नहीं तो हम लोग बोते रह जाते, 4 बीज बोते, 1 जमता, 2 जमता, 2 में से 1 में अच्छा फसल आता, तो खाद्यान्न भी गया, उससे उपज भी नहीं हुई। नवीन संस्थाएं तथा परियोजना, कुछ चीज़ों के बारे में जानते हैं, कुछ संस्थाओं के बारे में, कुछ परियोजनाओं के बारे में जो उनके समय में चला था। 1964 में केंद्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई में स्थापित किया गया था। 1965 में केंद्रीय विश्वविद्यालय, माफ कीजिएगा, कृषि विश्वविद्यालय हैदराबाद। 64 में तुतीकोरिन पतन का निर्माण किया गया था। 65 में ट्रॉम्बे में प्लूटोनियम प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना की गई थी। और 1965 में ही नाभिकीय एक्सप्लोजन कार्यक्रम को बढ़ावा दिया गया था होमी जहांगीर भाभा के सलाह पर। मतलब कुछ अच्छा सलाह था तो वो जरूर मानते थे, ऐसा नहीं कि अपना ईगो पर ले लिए। देश हित में सलाह होना चाहिए, बस उनको यही चाहिए था। अंतर्राष्ट्रीय संबंध पे बात करें, देखिए आप अगर जान जाइएगा ना चैप्टर का करेक्ट की ओरिजिनल चीज़ें हमें क्या पढ़नी है, उसको ध्यान में रखिए। बाकी तो आप जानते हैं कि ये सारी चीज़ें होगी तो कैसे उन्नत बीज से उन्नत फसल आएगी, फिर देश का सुधार, आर्थिक सुधार कैसे आएगा, तो ये आपको लिखना है। सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान रखना है, टॉपिक्स को ध्यान रखना है। इसलिए मैं कोई चैप्टर शुरू करने से पहले टॉपिक्स की समरी बना के डाल देता हूँ। 1962 में भारत चीन युद्ध से प्रेरित होकर रक्षा बजट में बढ़ोतरी की। उन्हें लगा कि 1962 में जैसे चीन से हारा था भारत, इस समय पाकिस्तान के हौसले जो थे वो बहुत ही बुलंद थे। उसको लगा कि भारत कमज़ोर पड़ गया है, हमला करने का सही समय है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो रक्षा बजट था उसमें बहुत अधिक बढ़ोतरी की। सोवियत संघ से घनिष्ठ संबंध बनाए। भारत श्रीलंका समझौता हुआ 1964 में। 6 लाख भारतीयों को देश प्रत्यावर्तन किया गया। सिलोन में 3,75,000 तमिल को सिलोन की नागरिकता मिली।
मतलब 3,75,000 उन्होंने दिए और 6 लाख ले लिए। बर्मा से तनावपूर्ण संबंध था। 1962 के पश्चात जो है बर्मा में तख्ता पलट हो गया, क्योंकि 1962 में जो युद्ध हुआ था उसमें भारत खुद को बचाने में लगा हुआ था, बर्मा की कोई सहायता नहीं कर पाया, तनावपूर्ण संबंध हो गया। और 62 में जब चाइना का अधिकार हो गया तो उसने तख्ता वहाँ पलट कर दिया था। 1965 में शास्त्री जी ने रंगून की यात्रा की। पाकिस्तान तथा चीन से तनाव पर नाभिकीय विस्फोट तथा परमाणु परीक्षण पर जोर दिया गया, ये भी था। और शास्त्री जी के बारे में मैं बताऊंगा, ये भारत पाकिस्तान के बारे में पढ़ेंगे तब आपको बहुत अच्छी चीज़ें पता चलेगी। 66 में मृत्यु हो गई, जो कि बहुत ही रहस्यमय ढंग से हुई, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध थे उस समय। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आप एक चीज़ देखते होंगे, ज़्यादा उन्होंने खूब प्रयास नहीं किया, वो देश की आंतरिक स्थिति और देश का जो बॉर्डर इलाका था उसको सुरक्षित करने में लगे हुए थे। भारत पाकिस्तान युद्ध 1965, समय था 1965 का साल। ऐतिहासिक परिदृश्य के बारे में बात करें तो ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ में पता नहीं होगी। ये तो पता होगा कि 1965 में युद्ध हुआ था, भारत जीता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्या हुआ था एक्चुअल, ये जानिए। पाकिस्तान में 1958 से ही चलते हैं, थोड़ा 5 साल पीछे चलते हैं, 7 साल पीछे चले। 1958 में क्या हुआ, सैन्य तख्ता पलट। सैन्य तख्ता पलट का मतलब कि सेना ने तख्ता पलट कर दिया सरकार का। और ये जो अयूब खान थे, ये शायद मेजर के पद पर थे उस समय, ये बहुत बड़े पद पे थे। इन्होंने मोहम्मद अयूब खान को इन्होंने सत्ता हथिया ली, पाकिस्तान की सत्ता पे काबिज हो गए और खुद प्रधानमंत्री बन गए, खुद राष्ट्रपति भी बन गए। मतलब सर्वे सर्वा जो है ये अयूब खान बन गए। राष्ट्रपति जो थे उस समय सिकंदर मिर्जा थे, उनको अपदस्थ कर दिया, हटा दिया गया। अमेरिका से पूर्ण सहयोग मिला। उस समय पाकिस्तान को जो है अमेरिका से बहुत सहयोग मिला था, क्योंकि अमेरिका देख रहा था कि भारत जो है विश्व शक्ति बन के ना उभरे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। 62 में भारत की चीन से पराजय हो गई, भारत हार गया। 65 में क्या हुआ, पाकिस्तान को ये अवसर मिला, अवसर समझा उन्होंने और भारत को कमज़ोर समझकर सिंध से घुसपैठ की शुरुआत हुई। कश्मीर में उपद्रव हुआ तथा जुल्फिकार अली भुट्टो जो थे उस समय तत्कालीन विदेश मंत्री थे पाकिस्तान के, उनका प्रोत्साहन मिल गया। तब जब प्रधानमंत्री शास्त्री जी को ये बात पता चली तो उनका एक ऐलान हुआ। वो ऐलान क्या था कि पाकिस्तान की मंशा का खुलासा उन्होंने किया रेडियो और समाचार पत्र के माध्यम से। युद्ध की चेतावनी दी पाकिस्तान को और घुसपैठियों जिस रास्ते से आ रहे थे, सेना के माध्यम से उस रास्ते को सबसे पहले बंद करवा दिया। उसके बाद सितंबर 1965 में युद्ध प्रारंभ हो गया। इससे पीछे वो हटने वाले थे नहीं, जवाब देने के लिए तैयार बैठे हुए थे। रक्षा मंत्री थे उस समय वाई.बी. चावन। जिस समय 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उसमें रक्षा मंत्री कौन थे, बहुत अच्छा प्रश्न है, वाई.बी. चावन। भारतीय फौज जो थी उसने क्या किया, लाहौर, क्योंकि खुला आदेश था इसलिए लाहौर और सियालकोट को उन्होंने निशाना बनाया और निशाना बनाते हुए पंजाब की तरफ से 3 ओर से पाकिस्तान पर हमला बोल दिया। पहली बार स्वतंत्रता के पश्चात वायुसेना ने युद्ध में भाग लिया। आपको बता दूं उस समय पाकिस्तान की वायुसेना उतनी एक्टिव नहीं थी, तो भारतीय वायुसेना ने उसमें सबसे पहली बार युद्ध में भाग लिया। भारतीय सेना बहुत ही मजबूत स्थिति में थे और ऐसा लग रहा था कि लाहौर और सियालकोट भी भारत में मिल जाएगा, ऐसी स्थिति आ गई थी। अंत में क्या हुआ, यूएन ने हस्तक्षेप किया। यूएन को लगा कि भाई पाकिस्तान तो इसे ख़त्म हो जाएगा, मतलब स्थिति और ख़राब हो जाएगी। जितने मजबूत देश हैं वो कमज़ोर देश पर हमला करके मिलाने की सोचेंगे। ऐसी कहीं मानसिकता ना आ जाए, ऐसी समस्या ना आ जाए, ऐसी महामारी ना आ जाए, इसीलिए जो है यूएन का हस्तक्षेप हुआ। वहाँ पे यूएन बीच में आया और उसने एक समझौता दोनों के बीच में करवा दिया, सीज फायर। सीज फायर का मतलब होता है कि आपकी फायरिंग रेंज को सीज कर दिया गया, मतलब रोक दिया गया। यानी आप नहीं हमला करेंगे, हम भी नहीं हमला करेंगे, ना आप घुसपैठ करेंगे ना हम घुसपैठ करेंगे। तो भारत तो ऐसे भी नहीं कर रहा था, कर तो आप ही रहे थे। तो यहाँ पे सीज फायर द्वारा युद्ध विराम हुआ। 23 सितंबर 1965 को युद्ध की समाप्ति की घोषणा की गई। तो पाकिस्तान उसमें हार रहा था। हमारे इतिहास में आज भी उसको पाकिस्तान की पराजय ही बोलते हैं। तो ये चीज़ें हुई। अब ये कैसे हुआ इसके बारे में थोड़ा सा और जानिए, ये आपको बहुत महत्वपूर्ण लगेगा। ताशकंद शांति समझौता, हम लोग इसे आज भी अभिशाप मानते हैं। क्यों? और पाकिस्तान वाले भी इसके पक्ष में नहीं थे, पाकिस्तान की जनता इसके पक्ष में नहीं थे, बहुत दंगे हुए थे पाकिस्तान में इसकी वजह से। ताशकंद क्या है? ताशकंद एक स्थान का नाम है। ये कहाँ है? उज्बेकिस्तान की राजधानी है। ये कहाँ क्या है? उज्बेकिस्तान की राजधानी है। ये वर्तमान में है अभी, लेकिन उस समय ये यूएन का एक गणराज्य था, यूनाइटेड नेशन का एक गणराज्य था।
जनवरी 1966 में शांति सम्मेलन हुआ। अयूब खान जो कि उस समय सर्वेसर्वा थे पाकिस्तान के, और शास्त्री जी जो कि प्रधानमंत्री थे भारत के, दोनों मिले और सामान्य तथा शांतिपूर्ण समझौता पत्र पर दोनों का हस्ताक्षर हुआ। भारत में इसे पूर्ण अनुमोदन नहीं मिला, विरोध हुआ, लेकिन यहाँ तो केवल विरोध हुआ, पाकिस्तान में भी इसे तीखी नाराजगी देखने को मिली। दंगे हुए, फसाद हुए, कई गाड़ियाँ सरकारी जली। लोग पाकिस्तान का मानना था कि हम जीत रहे थे और मजबूत स्थिति में भारत था। विरोध दोनों जगह हुआ। जब ये ताशकंद समझौता हो गया तो उसकी अगली सुबह, समय था 11 जनवरी 1966, ताशकंद हस्ताक्षर वाली सुबह हृदय घाट से जो है उनकी मृत्यु हो गई। ये रिकॉर्ड में दर्ज है, लेकिन अफवाह क्या था कि उनकी मृत्यु जहर देकर की गई है। इस पर कमेटी भी बैठी 2009 में। ऐसे तो कई कमेटी बैठी, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, कहीं ना कहीं कुछ छुपाया जा रहा था। 2009 में साउथ एशिया पर CIA की नज़र, ऐसा एक किताब है, उसके लेखक है अनुपम धर। उन्होंने RTI के माध्यम से सवाल किया सरकार से कि आप हमें उनके मौत का राज बताइए, कारण बताइए, क्या कारण था। तो PM ने उसको क्या जवाब दिया कि मृत्यु दस्तावेज सार्वजनिक करने से जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध खराब हो सकते हैं, टॉपिक नंबर 1। दूसरा था कि देश में उथल पुथल की स्थिति हो जाएगी, है ना। उसके अलावा संसदीय विशेषाधिकार को भी ठेस पहुंच सकता है। जवाब देने से भारत सरकार का इनकार। भारत सरकार ने साफ कह दिया कि हम इसका जवाब नहीं दे सकते थे। इसलिए आज भी एक क्वेश्चन मार्क है कि शास्त्री जी की मृत्यु कैसे हुई, किस स्थिति में हुई, और इतने हंसमुख इंसान, इतने जिंदा दिल इंसान जो है इस तरह से हृदयघात कैसे संभव था उस समय में। अभी तो हृदयघात सबको हो रहा है, लेकिन उस समय में। तो शास्त्री जी के बारे में जानकर आपको कैसा लगा जरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नोट्स कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। और हम लोग फिर अपना आगे सफ़र शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं, एक बार मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं। अध्याय 39 का भाग 2 का समरी तैयार है। ये समरी है, हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। यह है इंदिरा गांधी प्रथम चरण 1966 से 1977। बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग इसमें पढ़ेंगे उनका परिचय, प्रारंभिक जीवन, स्वतंत्रता पश्चात राजनीतिक जीवन, प्रधानमंत्री पद, कांग्रेस विभाजन, 71 का चुनाव, इसमें उनकी विजय हुई थी, समस्याएं, JP आंदोलन, आपातकाल, जन असंतोष, 77 का चुनाव, कांग्रेस में परिवर्तन, हिंदी विरोधी उपद्रवी नियंत्रण हेतु भाषा नीति, शक्ति का केंद्रीकरण, न्यायपालिका पर नियंत्रण, 42वां संविधान संशोधन जिसको संक्षिप्त संविधान भी बोलते हैं, सामाजिक आर्थिक नीति, रुपयों का अवमूल्यन, निर्धनता उन्मूलन अभियान, चौथी तथा पांचवी पंचवर्षीय योजना, 1971 का भारत पाक युद्ध, बांग्लादेश का जन्म, शरणार्थी समस्या, शिमला समझौता, विदेश नीति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, स्माइलिंग बुद्धा जो कि परमाणु परीक्षण का प्रोग्राम था, जनता पार्टी का शासनकाल आया था 3 साल के लिए, उसके बाद मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे, सरकार का पतन हो गया था, चौधरी चरण सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री जो संसद कभी नहीं आए, लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी शासन का अंत हो गया था, 43वां तथा 44वां संविधान संशोधन और सामाजिक परिवर्तन तथा आंदोलन। तो ये आपको सब टॉपिक महत्वपूर्ण है, सबके बारे में हम इस भाग 2 में पढ़ने वाले हैं। तो तैयार रहिए। अभी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और बढ़ते रहिए। अंतिम चैप्टर है, नहीं अगर देखा है तो पिछले का वीडियो देखने का नीचे लिंक में जाइए, मैंने प्लेलिस्ट डाल दिया है, पूरा प्लेलिस्ट स्पेक्ट्रम का डाला हुआ है, पूरा लूसेंट का प्लेलिस्ट डाला हुआ है, जाकर देख लीजिए। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, किसी भी PCS एग्जाम में आगे बढ़ने के लिए, सफलता पाने के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। और प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में आप जो भी जानते हो, कुछ जानकारी जो मैंने इसमें ना बताई हो तो आप उसे ज़रूर मुझे साझा कीजिएगा। कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, इससे मेरा हिम्मत बढ़ता है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।